नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर छात्रों के द्वारा शेख हसीना की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और इतना बढ़ा कि बात भीषण हिंसा तक पहुंच गई। हालात इतने बिगड़े कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और महज 45 मिनट के अंदर वो देश छोड़ने पर मजबूर हुई। शेख हसीना देश छोड़कर भारत आई और अभी भी वो भारत नहीं है। उधर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में 15 सदस्यीय सरकार का गठन होना है, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस करेंगे। और इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से सटे हुए यहाँ बांग्लादेश में जो नई स्थिति उत्पन्न हुई है, इस बवाल के बाद इन परिस्थितियों पर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, ये भी एक गंभीर मुद्दा है। कई लोग मानते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वहीं कईयों का कहना ये भी है कि चूंकि ये रिश्ते इतने पुराने हैं और व्यापार से लेकर तमाम मुद्दों पर हम बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए असर पड़ना निश्चित है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक सर जुड़े हैं, जिन्होंने सार्क और बिम्स्टेक में फ्री रीजनल ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए बहुत योगदान दिया है। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, शेख हसीना अभी भारत में मेहमान हैं और यहीं पर है। कब तक रहेंगी ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। उनके बेटे का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो किसी भी अन्य देश से फिलहाल मदद नहीं ले रहे हैं और शेख हसीना अभी कुछ समय भारत में ही रहेंगे। इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जैसे बांग्लादेश हमारा मित्र देश रहा है और पड़ोसी देश है, लेकिन अपना सॉवरेन देश है, अपना जो मर्जी करना चाहे करें, उनकी अपना इच्छा है जिस प्रकार से करें। लेकिन चूंकि हमारे पड़ोस में हैं और शेख हसीना जी ने बांग्लादेश के आर्थिक प्रगति के लिए और भारत के साथ में मित्रता बढ़ाने के लिए बहुत कदम उठाए थे, तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई कोई भी दो देश हो, भारत हो कोई और देश हो, कि जो मर्जी करना है जी करिए, हमसे क्या मतलब। तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि एक तो पड़ोसी देश है, अगर वहाँ पे स्थिति बिगड़ती है सुरक्षा की, तो हमारी सुरक्षा पे भी उसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। शेख हसीना चूंकि अभी भारत में है, भारत की मेहमान बनकर यहाँ पर रह रही हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इस वक्त इस घड़ी में जो कोई भी शेख हसीना के साथ खड़ा होगा वो बांग्लादेश में जो नवगठित सरकार होगी उससे सीधे तौर पर दुश्मनी ले रहा है। ये भी कई लोग कह रहे हैं। तो क्या वाकई भारत को ये मेहमान नवाजी भारी पड़ सकती है? नहीं, देखिए, पहले तो बांग्लादेश की जो भी अंतरिम सरकार है या जो भी बाद में सरकार बनती है, उसको क्लियर करना है कि क्या वो डेमोक्रेसी के रास्ते पे चलना चाहते हैं या वो किसी तरीके से ऑटोक्रेटिक या मिलिट्री टाइप की गवर्नमेंट करना चाहते हैं। और शेख हसीना जी ने जो इतने साल काम किया है उसको सबको वो भूल जाना चाहते हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो हमें पूरा ध्यान करना होगा कि कॉमनवेल्थ से भी और UN से भी उनको छुटकारा दिलवाया जाए, क्योंकि फिर वो जो है सिविलाइज स्टेट्स की कैटेगरी में नहीं आने को होंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि किसी तरीके से सिविलाइज देशों में उनको माना जाए कि भाई वो डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हैं, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाना चाह रहे हैं, तो भारत से बात करेंगे। हमारा पड़ोसी देश है, हमने पहले भी जहाँ पे सरकारें वहाँ रही हैं, ऐसा नहीं है कि शेख हसीना जी हमेशा वहाँ सरकार में रही हैं, पहले और सरकारें बहुत रही हैं, उनके साथ भी रिश्ते रहे। बल्कि मैं आपको बताऊँगा कि जब हमारे उनके साथ में जब मैं विदेश सचिव था तो वहाँ पे खालिदा जिया जी वहाँ पे प्रधानमंत्री थी और हमने तब सारे जो भी एग्रीमेंट्स करे हैं, बिम्स्टेक का फ्री ट्रेड एरिया का, सार्क का फ्री ट्रेड एरिया का, सब उस समय हुआ है। उन्हें पूरे तरीके से उन्होंने मदद करी, उनके विदेश मंत्रालय ने, उनके सब जितने भी विभाग हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ इस तरीके की मजबूरियाँ होती हैं पड़ोसी देश होने की वजह से कि साथ में रहना पड़ता है जी। लेकिन इस बार कुछ ऐसी चीज़ें नई आ गई हैं कि एक तो वो कहते हैं कि जो भी कोई देश, लोगों ने बोला, जमायत इस्लामी ने या पता नहीं किसने बोला है कि जो भी कहीं देश में जाएंगे तो उसके बांग्लादेश में कोई मिशन होगा तो उसको जला देंगे। तो मैं समझ में नहीं आता है कि किस तरीके की सरकार चलाना चाह रहे हैं, तो वो क्लियर करें इस बात को। और दूसरी बात ये है कि उनको हिंदुओं के घर, हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं के जो कल्चरल प्लेसेस हैं, भारत के जो कल्चरल सेंटर्स हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जो है भारत को और बांग्लादेश को अपना नेशनल सॉन्ग दिए हैं, उनके स्टैचू को गिराया जा रहा है। जो बंग बंधु उनके वो बंगाली जिन्होंने कल्चर को उसको सुप्रीम बनाया,
इस्लामिक उसके बावजूद भी, क्योंकि वो शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख थे। ऐसा नहीं है कि उनको इस्लाम नहीं आता था, इस्लाम आता था पूरा, लेकिन उनको अपने बंगाली जो आइडेंटिटी थी उसको भी पूरे तरीके से समझना था। तो क्या चाह रहे हैं बांग्लादेशी लोग? वो बिल्कुल बदल के अपने को पाकिस्तानी बना देना चाहते हैं सर यही या अगला सवाल पाकिस्तान भी के है। अंडर में जाके काम करना चाहते अगला हैं? सवाल भी सर यही है। देखिए बांग्लादेश में ये जो तख्ता पलट हुआ है, इसके पीछे क्या कोई और कारण या कुछ किसी और के भी हाथ हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, अमेरिका या चीन? क्या ये माना जाए कि ये सब वास्तव में छात्रों के प्रदर्शन का ही नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है? देखिए, छात्रों का जहाँ तक कहना है, मैं ये मानता हूँ कि हाल में छात्रों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से थोड़ा आक्रोश जरूर था, लेकिन छात्र हमेशा से ही अवामी लीग के सबसे ज्यादा सिंपैथाइजर्स और साथ में मिलके चले हैं। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों को तो साथ में जोड़ा गया है, लेकिन वो छात्र जो जुड़े हैं वो अधिकतर वो हैं जो जमायत इस्लामी हैं। वो छात्र ऐसे हैं जो बीएनपी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान होगा जनवरी में वहाँ चुनाव हुए थे, उसमें जमात इस्लामी चुनाव हार गई और बीएनपी ने चुनाव लड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो है कोई नॉन पार्टिजान टाइप का इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए और उसके हम करेंगे। तो वो बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि सब चुनाव जितने भी होते रहे हैं पहले, सब अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक चुनाव हुए हैं। जो बांग्लादेश ने प्रोग्रेस करी है, यानी कि कई इंटरनेशनल और यूएन के ऐसे इंडिकेटर्स थे जिससे भारत से ऊपर उनको दिखाया जा रहा था, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में, गुड हेल्थ के इंडेक्स में। वो कहते थे भारत बहुत पीछे है, बांग्लादेश बहुत आगे है। अब जो है सडनली वो कह रहे नहीं जी, वो तो डिक्टेटर थी यहाँ पर। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये बात तो ऐसा लगता है कि कोई पीछे से भी कुछ ऐसे लोग थे जो कई लोग इस तरह की आशंका जता रहे हैं कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ भी हो सकता है। पाकिस्तान का नाम बार बार सामने आ रहा है और अमेरिका के नाम पर भी चर्चा हो रही है। बहरहाल सर, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुओं को वहां पर टारगेट क्यों किया जा रहा है। अगर मैं दो बातें बताना चाहूँगा, एक तो हिस्टोरिकल रेफरेंस ये कि सन 71 में जब पाकिस्तान ने वहाँ पर स्टूडेंट्स को उनके ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाके गोलियों से भूना, जितने भी उनके इंटेलेक्चुअल्स थे, प्रोफेसर, सबको गोलियों से भून दिया गया। उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान की तारीफ करी कि उन्होंने चीन और अमेरिका के रिश्ते सुधारने में, अच्छे करने में बहुत मदद करी है। इसलिए अगर पाकिस्तान कुछ बंगालियों को भूनता है, जेनोसाइड करता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बंगालियों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक हुआ कि उस समय जो उनके कौंसल जनरल थे ढाका में अमेरिका के, उनको उन्होंने वापस बुला लिया, नौकरी से निकाल दिया और सब ऑर्गेनाइजेशंस को, सरकारी गैर सरकारी, सबको कह जाए कि आज से इनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, भूखा मरने दो इनको। ये बार बार हमको चिट्ठियां भेजते रहते हैं कि वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है। इनको मालूम नहीं है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है चीन से दोस्ती करने में, और पाकिस्तान चाहे जो मर्जी करना करे अपने देश के अंदर, वो हमारी मदद कर रहा है। किसिंजर साहब की मुलाकात करा रहा है माओ से तुम से। तो एक तो हिस्टोरिकल, दूसरा अभी हाल में भी अमेरिका ने कुछ ऐसा सोचा कि जो उन्होंने इंडोनेशिया में किया कि उसके टुकड़े करके तिमूर लेस्ट बना दिया। तो एक प्रकार से पिछले दिनों कुछ खालिदा जी इन्होंने कहा, शेख हसीना जी ने, कि उनको भी कुछ ऐसी मुलाकात की गई कि भाई आपके यहाँ एक हम क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं, तो हमको कुछ बेस दे दीजिए। हम थोड़ा सा सोचते हैं कि बर्मा इंडिया पे कुछ भाग ले लेंगे, कुछ आपका भाग लेके वहाँ पे एक क्रिश्चियन स्टेट बना देते हैं, चीन के खिलाफ हम काम करेंगे, आपको क्या नुकसान होगा। तो शेख हसीना जी नहीं मानी। तो ऐसा लगता है कि वो उनको चुप गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो ग्लोबल पावर है तो छोटे छोटे देशों से उनका क्या उलझना, लेकिन लगता ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को उन्होंने एनकरेज किया कि भाई आप डिस्टेबलाइज करना चाहते हो तो कर दो बांग्लादेश को। और साथ ही साथ में उन्होंने भारत को भी कह दिया कि भाई जो भी पाकिस्तान करेगा आप उसमें बीच में ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारे से पूछ के ही कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान तो सबसे आगे बढ़ा है, लेकिन चीन का हाथ है या नहीं है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन क्यों करेगा। अपने यहाँ तो मुसलमानों को वो जो है बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है, उइगुर्स, मुस्लिम्स जो है, तो यहाँ पे जो जमायत इस्लामी वो क्यों सपोर्ट करेगा वो। तो मैं समझता हूँ कि चीन का हाथ होना थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका का समझने का बात आती है। जी वो समझा जा सकता है। बिल्कुल। और सर, इस पूरे परिदृश्य में अगर बात करें तो भारत के जो रिश्ते हैं पड़ोसी देशों के साथ,
फिर चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, दोनों के साथ ही हम पहले से ही उलझे हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश में जो नई सरकार आएगी, अगर वो भारत की हितैषी नहीं हुई, मान लेते हैं जैसे कि आप पहले भी कह रहे थे कि अगर वो डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाली सरकार नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है 15 सदस्य होंगे उनकी सरकार में, तो अभी भी साफ नहीं है कि किस तरह से सरकार का नेतृत्व होगा। और अगर भारत के साथ उनके संबंध अच्छे स्थापित नहीं हुए तो भारत के लिए कैसी स्थिति होगी? जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, इस पर लगता है कि भारत को इस पर बदलाव करना होगा। देखिए, एक तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि सन 71 में 50 साल पहले वहाँ क्या हुआ था और किस तरीके से 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर आ गए। उन दिनों भारत इतना समृद्ध देश भी नहीं था, और भी कमजोर देश था, और भी गरीबी थी भारत के अंदर। तब भी भारत ने उनकी देखभाल करी, खाने पीने का इंतजाम किया, और उसमें से 80-90% मैं समझता हूँ कि वो हिंदू धर्म के ही थे। अगर फिर से ये मामला उठता है तो वहाँ पे जितने भी 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, क्या चाहते हैं? वो उनको मारना चाहते हैं, भारत में भगाना चाहते हैं, या क्या चाहते हैं? तो ये उनको क्लियर करना होगा कि किस तरीके से। अगर वो कहते हैं कि नहीं, हम मिलजुल के रहेंगे सबके साथ में और हमारा देश है, आप मत बोलिए जी इसमें, तो ठीक बात है। लेकिन अगर उसका असर होता है कि वो वहाँ से पलायन होता है सर, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि चुप नहीं जिस जा तरह सकता। की स्थिति वहाँ पर हिंदुओं की फिलहाल बनी हुई है, जिस तरह से उनके साथ वहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है, और बड़ी संख्या में वहाँ से हिंदू बॉर्डर्स की तरफ मूव भी कर रहे हैं। आज भी पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास बीएसएफ के जवानों ने लगभग 500 की संख्या में हिंदुओं को बॉर्डर के अंदर आने से रोका है और समझा बुझाकर वापस भेजा है, और वो लोग बहुत डरे हुए थे। ऐसे में ऐसा लग नहीं रहा कि वो ये कहेंगे कि हम सद्भावना के साथ एक साथ रहना चाह रहे हैं। देखिए, तो ऐसा है कि अभी तक कहा जाता है कि 30 से 40 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम्स और रोहिंग्या मुस्लिम्स भारत के अंदर घुस चुके हैं और पूरे भारत में सब जगह फैले हुए हैं। तो हमको उनसे कहना होगा भाई, आप अपने मुसलमानों को वापस ले लो, और हिंदू अगर आना चाहते हैं, उनको आप नहीं रखना चाहते हो, तो उनको आने दो भारत, हम तैयार हैं उसके लिए। और हमारे यहाँ तो सीए वगैरह जो कुछ भी हमने करा है इस तरीके से कि जो माइनॉरिटीज हमारे पड़ोसी देशों में, जो कि एक समय भारत का हिस्सा होती थी, वहाँ पर उनको पूरे तरीके से खत्म कर दिया जा रहा है। तो भारत तैयार है उनके लिए। लेकिन ये ना करें कि वो हिंदुओं का नाम देके मुसलमानों को और भेजना शुरू कर दें, यहाँ पे टेररिस्ट को भेजना शुरू कर दें। अभी तक हमारे पास टेररिस्ट जम्मू एरिया में जंगलों में आ रहे हैं, अब क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर वो बांग्लादेश के साथ में टेररिस्ट भेजना चाहते हैं? भारत के नॉर्थ ईस्ट में, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, भारत के वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, कहाँ भेजना चाहते हैं? तो वो हमें ध्यान रखना होगा, और जो भी हमें कदम उठाने होंगे, भारत की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे तरीके से वो उन कदमों को उठाए, ताकि जो 50 साल पहले अगर हमने ये गलती कर दी थी कि वहाँ पाकिस्तानियों को अलाउ कर दिया, कि शेख मुजीब को मार दिया उन्होंने, उनके पूरे परिवार को मार दिया, और जो भी लोग बांग्लादेश से पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे उन्होंने अधिकतर को मार दिया था, खाली प्रो पाकिस्तान लोगों को छोड़ा। अब दोबारा से वही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती होगी और भारत सरकार चुप बैठी रहेगी। बिल्कुल, और बहुत सजगता से इस बारे में भारत सरकार को पहल करनी होगी, कदम उठाने पड़ेंगे। सर, अगर जियो पॉलिटिक्स की बात को रहने देते हैं, हिंदुओं के मुद्दे पर हमने चर्चा कर ली, इन सब के बाद अगर व्यापार की बात करें, निवेश की बात करें, कारोबार की बात करें, तो बांग्लादेश के साथ भारत के वो भी बहुत अधिक हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने के लिए भारत को बांग्लादेश के पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। इन सभी चीजों को देखते हुए किस तरह से भारत प्रभावित होगा, बांग्लादेश में जो भी उथल पुथल फिलहाल मची हुई है उसके मद्देनजर? देखिए, ऐसा है, मैं मानता हूँ कि बांग्लादेश के साथ में हमारे रिश्ते और खास करके ट्रांजिट के अरेंजमेंट्स ऐसे ज़्यादा सुधरे हैं कि हमने जो अपने और म्यांमार के साथ में रिश्ते बनाने का करा था, थोड़ा धीरे पड़ गए हैं, या और रास्तों से हम अपने बनाना चाह रहे थे वो कुछ कम हो गए हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश को किसी तरीके से दिक्कत होती है तो हमें सोचना होगा कि क्या ऑल्टरनेटिव रूट्स हम बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट को अपने बाकी पोर्ट से और बाकी एरिया से मिलाने के लिए। और बांग्लादेश का तो मुझे खुद मालूम है कि मैंने खुद उनसे कई बार कहा कि भाई, हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ करेंगे, आपका जितना कॉटन क्लोथ्स का एक्सपोर्ट है उसका 80-90% कॉटन यार्न जो है वो हमारे यहाँ से आता है, इंडिया से आता है। उनकी इकोनॉमी में जो ये मीट एक्सपोर्ट्स वगैरह का हिस्सा होता है, वो सारे के सारे गायें जो हैं वो सब इंडिया से स्मगल होकर आती हैं। पहले 20 लाख आती थी, अब मैंने सुना है कि शायद 2-3 लाख तो अभी भी वहाँ स्मगल हो रही हैं। तो वो जो है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनकी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी को वो ठीक रखना चाहते हैं, या पाकिस्तान की तरीके से चाहते हैं
कि सारा पैसा, चाहे वो और देशों का दिया हुआ हो या उनके अपने देश का कमाया हुआ हो, वो सारा का सारा एक छोटे से गुट के बीच में बढ़ जाए, चाहे वो तो आर्मी कहीं हो, ना कहीं चाहे ये ये उनकी इंतरिम मजबूरी सरकार भी के लोग होगी, हों। ये तमाम निवेश और ये बिजनेस दोनों देशों के बीच उनकी मजबूरी भी होगी कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को खराब ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी को, जीडीपी को बहुत प्रभावित करेगी ये तमाम चीज़ें। हालांकि भारत के लिए भी चैलेंजेस निश्चित ही बढ़ जाएंगे। और इन सब के बाद सर, स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। जुलाई के महीने में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो करीब 7,000 छात्र बांग्लादेश से भारत लौटे हैं, जो वहाँ पर पढ़ाई करने गए थे, और वो अभी भी भारत में है और स्थिति सामान्य होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लेकर के भारत सरकार क्या कदम उठा सकती है? जो नवगठित सरकार होगी, अगर वो इन स्टूडेंट्स के लिए स्थिति वहाँ पर सामान्य नहीं करती, भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, तो किस तरह से भारत सरकार इस पर क्या रणनीति अपना सकती है? नहीं, हमने कोशिश करी है, जैसे यूक्रेन में जो हमारे छात्र नहीं पढ़ पा रहे थे, तो हमने कोशिश करी कि जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं, अगर वहाँ कहीं उनको पढ़ने का मौका मिल जाता है तो वो ठीक है। अब चूँकि बांग्लादेश खुद ही हमारा पड़ोसी देश है, तो मेरे ख्याल सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई ना कोई ऐसे प्राइवेट मैनेजमेंट्स को एनकरेज किया जाए कि भाई यहाँ पे जो है पढ़ाई के साधन जुटाए जाएँ और बढ़ाए जाएँ। मुझे खुद याद आता है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम साहब थे, वो हमेशा यही कहते थे कि भाई हम क्यों झगड़ा करते रहते हैं हर समय कि साहब वो रिजर्वेशन बढ़ाएं या घटाएं, किसको दें किसको नहीं दें। लेकिन हमारी क्या इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इतने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोल सकें कि जितने भी लोग पढ़ना चाहें सबको पढ़ने का मौका मिल जाए, और जिनको रिजर्वेशन देना हो रिजर्वेशन भी दे दें, लेकिन 100% लोगों को हम पढ़ने का मौका तो दें कम से कम। क्योंकि वो खुद बेचारे नाव के अंदर बैठ के या नीचे स्ट्रीट लाइट के अंदर बैठ के पढ़े थे, या हमारे और भी राष्ट्रपति के नारायणन साहब भी ऐसे पढ़े थे। तो उन लोगों की बहुत तीव्र इच्छा थी कि हर एक छात्र को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अब अगर हमारे यहाँ जो है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो खाली वो पैसा बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और फिर रिजर्वेशंस के नाम पे वो लिमिट कर देते हैं कि सब कुछ ही लोगों को मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, ये तो गलत बात है। फिर वो बांग्लादेश जाएंगे, यूक्रेन जाएंगे, और जगहों पे पढ़ने के लिए जाना चाहेंगे, चीन जाते हैं, हो सकता है किसी तरह पाकिस्तान भी जाना शुरू कर दें। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें भारत के अंदर ज़्यादा इस तरह के साधन देने होंगे, संसाधन बढ़ाने होंगे। ऐसे नहीं जो वो इस तरह की इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं न्यू राजेंद्र नगर में और कनॉट प्लेस में कहाँ, जो कि वो बेसमेंट में जो है वो लाइब्रेरी बना के उसको इतने छात्रों को, ब्राइट लोगों को हमारे मरवा देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, भारत सरकार को अब खुद ही इतना सशक्त होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स का भार, अपने स्टूडेंट्स का भार खुद उठा सके। जो भी तमाम सुविधाएं उनको चाहिए, जिसकी वजह से वो विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो सुविधा उनको अपने देश में ही मिले, ताकि फिर चाहे बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई हो वो, या फिर यूक्रेन की हम बात कर ले, किसी भी असामान्य स्थिति में छात्रों के भविष्य के साथ समझौता ना हो। सर, एक आखिरी सवाल, शेख हसीना इस वक्त भारत में है और अभी ये क्लियर भी नहीं हुआ है कि वो भारत से कहाँ जाएंगी। यूरोप की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है और कहा यह जा रहा है कि अभी वो किसी दूसरे राष्ट्र की तरफ जाएंगी। फिलहाल भारत की जो स्थिति बनी हुई है, एक तरफ बॉर्डर सुरक्षा, दूसरी तरफ शेख हसीना की मेहमान नवाजी, और तीसरी तरफ नई सरकार जो गठन हो रहा है जिसका, उसके साथ भी अच्छे संबंध रख। भारत सरकार की नीति क्या होगी? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि सरकार केवल वेट एंड वॉच की नीति पर कायम है। भारत सरकार, मुझे मालूम है, ज़रूर कोई ना कोई अच्छा निर्णय लेगी। फिलहाल तो ये है कि दो चीज़ें हमारे ध्यान में आई हैं। एक तो ये कि ये परमानेंट अकोमोडेशन नहीं है, ट्रांजिट टाइप रूट है, और ये शेख हसीना जी पे निर्भर करता है कहाँ जाना चाहती है, कहाँ नहीं जाना चाहती। नेचुरली वो ऐसी जगह जाना चाहेंगी जहाँ पर कि उनके अपने जो परिवार के लोग रहते रहे हैं कई वर्षों से, उनके साथ भी मुलाकात हो सके, आना जाना रह सके। दूसरा, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि उनका अब कोई ऐसा इच्छा नहीं है कि दोबारा पॉलिटिक्स में जो है तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में जाए। 20 साल काम कर लिया है, उनके पिताजी ने काम करा है, पूरे परिवार ने अपना जीवन खपा दिया है बांग्लादेश के स्थिति को सुधारने में, आर्थिक स्थिति, पॉलिटिकल, हर प्रकार से। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा योगदान है, और लॉन्ग टर्म में उनको पूरे तरीके से जो है पूरी इज्जत दी जाएगी। इस समय खाली ये देखना है कि भाई अगर वो बहुत काम कर चुकी हैं, अब इसमें बजाय इसके कि वो सब समय व्यर्थ करें भारत के साथ लड़ाई झगड़ा करने में, अपने पड़ोसी देश के साथ में, या शेख हसीना जी के पीछे भागते रहे, वो अपना काम करें, पहले बैठ के बांग्लादेश को सुधारें और
वो तो दोबारा नहीं आ रही है, तो अपना जिसको वहाँ पे रूल करना है रूल करें, दिखाएं अपना क्या उनकी क्षमता है। सरकार को बताते हुए, तानाशाह बताते हुए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया है जिसकी वजह से उनके देश में ही परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो गई हैं, तो उनके पास अभी लिहाजा बहुत काम है सब कुछ संभालने के लिए। शशांक सर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम मुद्दों पर इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और बांग्लादेश के प्रति भारत की क्या रणनीति रहेगी, इस पर हम विशेष चर्चा कर रहे थे। शशांक सर हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। और फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।